सुबह से शाम हो गई, समोसे के ठेले पर खड़े हुए, लेकिन कोई भी मेरे समोसे खाने के लिए नहीं आ रहा। लगता है आज रात भी अपने घर वालों को यही समोसे खिलाने पड़ेंगे। निर्मला ये बोलकर उदास हो जाती है क्योंकि सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन कोई भी उसके आलू के समोसे खाने के लिए नहीं आता। जब वो अपना ठेला लेकर जा रही होती है तो कमल किशोर, जो कि सामने पाव भाजी का ठेला लगाया करता था, वो कहता है, अरे निर्मला, औरतों के बस की बात नहीं होती ठेला चलाना। ये काम आदमियों को ही शोभा देता है। औरतें तो बस हंसकर ग्राहकों को बुलाती हैं, लेकिन असली स्वाद तो आदमियों के हाथ में ही होता है। कमल किशोर, तुम्हें थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। तुम्हारी खुद की 4 लड़कियां हैं, फिर भी तुम लड़कियों को लेकर ऐसी सोच कैसे रख सकते हो? अरे लड़का हो या लड़की, दोनों एक बराबर होते हैं। अगर दोनों एक बराबर होती तो तेरे ठेले पर भी मेरे ठेले जितनी कमाई होती। हं, आई बड़ी मुझसे मुकाबला करने वाली। चली जा यहां से। निर्मला ये सुनकर उदास हो जाती है और वो कमल किशोर से ज्यादा बहस करना उस समय सही नहीं समझती और वहां से चली जाती है। जब वो घर आती है तो उसकी बेटी रिया और प्रिया उसके गले से लग जाती है और कहती है, आज तो आपको आने में बहुत देर हो गई माँ। हाँ माँ, दादी ने तो खाना बनाकर रख दिया है और दादी बोल रही थी कि हम खाना खाकर सो जाएं, लेकिन हमने बोला कि हम तो माँ के साथ ही खाना खाएंगे। माँ हमारे लिए समोसे लाई होगी ना? प्रिया, माँ रोज समोसे बचाकर थोड़ी लाती है। जब माँ के समोसे नहीं बिकते तब माँ समोसे बचाकर लाती है। आज तो माँ के सारे समोसे बिक गए होंगे। निर्मला ये सुनकर उदास हो जाती है और रिया से कहती है, नहीं रिया, आज भी मेरे सारे समोसे नहीं बिके हैं और बहुत सारे समोसे बचे हैं। अगर तुम्हें समोसे खाने हैं तो तुम समोसे भी खा सकती हो। मुझे तो माँ के समोसे बहुत पसंद है। मैं तो पूरे 4 समोसे खाऊंगी। जिसके बाद निर्मला हाथ मुंह धोकर सब लोगों के साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाती है। उसकी सास कुसुमलता सभी लोगों को खाना परोसती है और निर्मला की थाली में थोड़े से चावल और एक समोसा रखकर कहती है, बहू, घर में बनाने को कुछ भी नहीं था। मैं पड़ोस से थोड़े से उबले चावल उधार ले आई थी। मुझे लगा ही था कि आज भी सारे समोसे नहीं बिके होंगे। हम इस समोसे से ही चावल खा लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं माँ, मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे समोसे बिक जाए। दोपहर, शाम, रात, धूप, बारिश, बरसात, हर मौसम में अपना ठेला लेकर खड़ी रहती हूँ, लेकिन अब समोसे बिक ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँ? सभी लोग जहाँ शांति से खाना खा रहे थे, वहीं चुलबुली प्रिया समोसे से आलू निकालकर उसमें चावल भर रही थी और उसे ऐसा करते देख निर्मला ने कहा, ये क्या कर रही हो प्रिया? ऐसे शरारत करना अच्छा नहीं होता। इसे खाने का अपमान कहते हैं। शांति से खाना खा लो। माँ, जैसे आप समोसे बनाती हो आलू के, वैसे ही मैं भी चावल का समोसा बना रही हूँ और ये टेस्टी भी लगेगा। माँ, वैसे प्रिया ठीक कह रही है। आप आलू की जगह किसी और चीज का समोसा बनाकर क्यों नहीं बेचती? रिया, आलू सबसे सस्ती है जिसे समोसे में भरकर बेचा जा सकता है। अब मैं समोसे में और क्या भरकर बेचूं? निर्मला ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन आशा ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया और कहा, अनर्थ हो गया निर्मला बहन, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हो गया है आशा? तुम इतना रो क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे बताओ, क्या हुआ? निर्मला आशा को चुप करवाती है और आशा अपनी बात को पूरा करती है। तुम तो जानती हो कि मेरे पति शहर में काम करते हैं और शहर से ही घर का खर्चा भेजते हैं, लेकिन मेरे पति का शहर में एक्सीडेंट हो गया है और उनकी चिट्ठी आई है कि मैं उनकी देखभाल के लिए शहर आ जाऊं। अब मैं शहर जा रही हूँ। मेरे सास ससुर बूढ़े हैं, वो मेरी गाय की देखभाल नहीं कर पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी गाय को संभाल कर रख लो। आशा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अगर एक पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? और तुम मेरी पड़ोसन नहीं, मेरी बहन जैसी हो। तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपने पति का ख्याल रखो। मैं तुम्हारी गाय का अच्छे से ख्याल रखूंगी। सच में तुम एक बहुत अच्छी पड़ोसन हो जो मेरा हमेशा साथ देती हो। तुम चाहो तो इस गाय का दूध इस्तेमाल कर सकती हो। बस मेरी गाय का ख्याल रखना और थोड़ा दूध मेरे सास ससुर को भी दे दिया करना। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं इस गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम्हारे सास ससुर को भी दोनों समय की रोटी सब्जी मेरे घर से चली जाएगी।
आशा ये सुनकर खुश हो जाती है और उसके बाद अपने पति की देखभाल करने के लिए शहर निकल जाती है। जिसके बाद में कुसुमलता ने निर्मला से कहा, निर्मला, ये तूने कैसी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है? अरे यहाँ पर हम अपनी 2 बच्चियों और अपना पेट नहीं पाल रहे हैं और तूने आशा के सास ससुर की जिम्मेदारी भी अपने सर पर ले ली। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी, हर इंसान अपना भाग्य लेकर आता है और मैं जानती हूँ कि भगवान कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही देगा। उसने भी तो इतनी जिम्मेदारी से हमें अपनी गाय दे दी है। तभी समझदार रिया ने बीच में बोला, माँ, अब तो आप दूध से पनीर बनाकर पनीर के समोसे बेच सकती है। हो सकता है आपके आलू के समोसे नहीं बिके, लेकिन पनीर के समोसे बिक जाए। पनीर के समोसे तो और भी अच्छे लगते होंगे खाने में। मुझे भी पनीर के समोसे खाने हैं माँ। कल आप मुझे पनीर के समोसे बनाकर खिलाओगी ना? हाँ निर्मला, तरकीब तो सच में बहुत अच्छी है। एक काम करना, कल तू आलू के समोसे का ही ठेला लगाना और घर पर आकर पनीर के समोसे बनाकर देखना। मैं तब तक गाय के दूध से पनीर बनाने की सारी तैयारी कर लूंगी और पनीर बनाकर रख दूंगी। ठीक है, आप तीनों मिलकर तो मेरे बिल्कुल भी नहीं चलने देती। जैसा आप कह रही है वैसा ही होगा। जिसके बाद में अगले दिन निर्मला फिर से ठेला लगाने के लिए गांव के बाजार में जाती है और सुबह से शाम तक खड़ी होकर समोसे बेचती है। 1-2 ग्राहक ही उसकी दुकान पर समोसे खाने के लिए आते हैं। निर्मला बहन, तुम्हारे समोसे सच में बहुत अच्छे और सस्ते भी हैं, पर फिर भी ना जाने तुम्हारे समोसे बिकते क्यों नहीं। क्या करूं भाई साहब, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे समोसे बिक जाए, लेकिन फिर भी कोई समोसे खाने को राजी ही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें आलू की जगह किसी और चीज के समोसे बेचने चाहिए। आजकल तो लोग चाउमीन के मीठे और ना जाने कैसे कैसे समोसे बेचते हैं और तुम अभी तक आलू पर अटकी हुई हो। आप फिक्र मत करिए भाई साहब, कल से मैं पनीर के समोसे बेचने वाली हूँ और उम्मीद है कि वो सबको पसंद ही आएंगे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कल मेरे लिए भी 4 समोसे पैक कर देना। मैं भी अपने परिवार वालों को तुम्हारे पनीर के समोसे जरूर चखाऊंगा। ये सारी बातें कमल किशोर कोने में खड़ा हुआ सुन लेता है और कहता है, अच्छा, तो ये निर्मला कल से पनीर के समोसे बेचने वाली है। कोई बात नहीं, मैं रात को ही इसका ठेला जला दूंगा। जब इसका ठेला ही जल जाएगा तो ये पनीर के समोसे कैसे बेचेगी। अब निर्मला समोसे बेचकर शाम के समय घर जाती है और घर जाते ही वो देखती है कि उसकी सास ने पनीर बनाकर तैयार कर दिया था। निर्मला उस पनीर के समोसे बनाती है और प्रिया और अपनी सास को खाने को देती है और सब खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सच में निर्मला बहू, ये समोसे बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, मजा आ गया खाकर। हाँ माँ, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। सच में ये पनीर के समोसे बहुत स्वादिष्ट है। कितने अच्छे लग रहे हैं खाने में। माँ, आप कल देखना, अगर आप ये समोसे बेचोगी तो लोग फैन हो जाएंगे आपके समोसे के। तो फिर देर किस बात की, अब से मैं रोज पनीर के समोसे ही बेचूंगी और फिर हमारी बिक्री बढ़ जाएगी और सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जहां पर पूरा परिवार बैठकर पनीर के समोसे खा रहा था, तो वहीं कमल किशोर निर्मला के ठेले को आग लगाने के लिए हाथ में मिट्टी का तेल और माचिस लेकर निर्मला के घर के बाहर आता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि निर्मला के घर के बाहर एक गाय बंधी हुई थी और वो कमल किशोर को देखते ही शोर मचाना शुरू कर देती है और कमल किशोर डर जाता है और कहता है, निर्मला के घर के बाहर ये गाय कहाँ से आ गई? इसके घर के बाहर तो कोई गाय नहीं थी। अगर मैं यहाँ से भागा नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। कमल किशोर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक रिया, प्रिया, निर्मला और कुसुमलता जाकर उसे पकड़ लेती है। तुम तो कहते थे कि औरतें कभी भी आदमियों का मुकाबला नहीं कर सकती, फिर इस तरह बुज़दिल बनकर मेरे ठेले को जलाने की क्या जरूरत थी? बहू, बस बहुत हो गया। अब इसका फैसला पंचायत करेगी कि इसके साथ क्या करना है। अब अगले दिन पंचायत बैठाई जाती है, जहां पर 5 पंचों को इस बारे में पता चलता है और पंचायत ये फैसला करती है, कमल किशोर के घर में 4 बेटियां हैं, फिर भी निर्मला जैसी औरत जो अकेली अपनी 2 बेटियों को और अपनी सास को पाल रही है, उसने उसके ठेले को तोड़ने की कोशिश की। इसीलिए यह पंचायत फैसला करती है कि आज के बाद कमल किशोर इस गांव में अपना ठेला नहीं लगाएगा। ये बात सुनकर कमल किशोर की पत्नी नंदिनी ने कहा, ऐसा मत कीजिए सरपंच जी, आप मेरे पति की सजा मेरी बच्चियों को दे रहे हैं। अगर मेरा पति ठेला नहीं लगाएगा तो मेरी 4 बेटियों का क्या होगा?
नंदनी ये बोलकर रोने लगती है। निर्मला भी अकेली अपनी दो दो बेटियों को पाल रही थी, इसलिए वो नंदनी का दुख अच्छे से समझती थी। वो अपना दिल बड़ा करती है और पंचायत में कहती है, कोई बात नहीं सरपंच जी, मैंने कमल किशोर को माफ किया। उसे भी याद रहेगा कि उसने कितना बड़ा पाप किया था और फिर भी एक औरत ने उसे माफ कर दिया। अब कमल किशोर को सच में अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो निर्मला के पैर पकड़कर कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहन, जो मैंने तुम्हारा बुरा चाहा। तुम चाहो तो अभी मुझे और मेरे पूरे परिवार को सड़क पर ला सकती हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे एक और मौका दे रही हो। तुम सच में महान हो। लेकिन इसी के साथ ये पंचायत एक और फैसला करती है कि अब कमल किशोर को एक गाय खरीदकर निर्मला को देनी होगी, ताकि निर्मला अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके, और फिर कोई कमल किशोर जैसा इंसान उसके घर कुछ गलत करने आए तो दूसरी गाय भी शोर मचा दे। सरपंच की ये बात सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं और कमल किशोर एक गाय खरीदकर निर्मला को दे देता है। अब निर्मला के पास 2 गाय थी। निर्मला आशा के ससुर और सास का भी अच्छे से ख्याल रखती और अपनी दोनों गायों का भी। वो उनसे दूध निकालकर पनीर बनाकर पनीर के समोसे भी बाजार में बेचने लगती है। गांव में पनीर के समोसे बनाने वाली निर्मला अकेली थी, इसलिए उसके समोसे बहुत बिकते हैं और वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाती है। तीज का त्योहार आने वाला था। सरला ने सोचा कि वो भी इस बार बाजार में चूड़ियों की दुकान लगा लेगी। सरला के पिताजी एक समय में चूड़ी बनाने का काम किया करते थे। इकलौती बेटी सरला ने भी चूड़ी बनाने का काम अपने पिता से ही सीखा था। शादी होने के बाद सरला अपने घर गृहस्थी में इतना खो गई कि वो अब चूड़ियां नहीं बनाती थी। वो अपनी खुशहाल जिंदगी में बहुत खुश थी। पिताजी के गुजर जाने के बाद पिताजी के यहाँ का घर-बार और जमीन सब उसके पति मोहन ने बेच दी। तब तक वो 2 बच्चों की माँ भी बन गई थी। मोहन ने जब इतना सारा पैसा एक साथ देखा तो उसने सरला से कहा, सुनो सरला, पैसा पास में पड़ा रहेगा तो खत्म हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे शहर जाकर व्यापार कर लेता हूँ, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही मजदूरी करते करते निकल जाएगी। लेकिन इसके लिए दूसरे शहर जाने की क्या जरूरत है? कोई छोटा मोटा व्यापार आप यहाँ पर भी तो डाल सकते हैं। मैं भी आपकी मदद करूंगी। नहीं, शहर में मेरे दोस्त रहते हैं, मैं उनके साथ मिलकर व्यापार सीखूंगा और फिर व्यापार करूं। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे शहर जाकर काम करने से अच्छा है कि हम छोटा मोटा व्यापार यहीं पर ही शुरू करते हैं। मुझे चूड़ियां बनानी आती हैं, क्यों ना हम लोग चूड़ियों का व्यापार करें? बस इसीलिए ही तो मैं यहाँ पर व्यापार नहीं करना चाहता। तुम बहुत छोटा सोचती हो। क्या? हाँ, शहर में अलग अलग तरह का व्यापार होगा और मुनाफा भी ज्यादा होगा। मोहन ने सरला की एक न सुनी और कुछ दिन बाद वो सारा पैसा लेकर शहर चला गया। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मोहन के दोस्तों के मन में लालच आ गया और एक दिन उन्होंने मोहन की हत्या कर दी और सारा पैसा लेकर भाग गए। धन दौलत और पति के चले जाने के बाद सरला एकदम से टूट गई। गरीबी ने उसका घर देख लिया। वो अपने दोनों बच्चों के लिए किसी न किसी तरह खाने का जुगाड़ कर लेती, लेकिन बाकी की सभी जरूरतें मुंह फाड़े उसके आगे खड़ी रहती। अपनी जिंदगी में उसने कभी भी इतनी आर्थिक तंगी नहीं देखी थी जो अब उसके सामने थी। वो जहां भी काम मांगने जाती सब उसका तिरस्कार कर देते और जो लोग तिरस्कार नहीं करते वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते। यहाँ तक कि सरला भीख मांगने के लिए भी मजबूर हो गई। मंदिर के बाहर, भगवान के लिए खाने के लिए कुछ दे दीजिए, मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं। अच्छी भली जवान पड़ी हो, फिर काम क्यों नहीं करती हो? काम इतनी आसानी से नहीं मिलता। मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपा करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तुम लोगों ने तो धंधा बना रखा है। मंदिर में हम दर्शन करने के लिए आते हैं, तुम लोगों को चंदा देने के लिए नहीं। मैं सब जानती हूँ, तुम लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हो। हटो मेरे सामने से, नहीं है मेरे पास पैसे देने के लिए। कसम खाकर कहती हूँ अपने बच्चों की, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। होता तो मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ आपसे भीख मांगती। भगवान के वास्ते कुछ दे दो। लेकिन वो औरत सरला को धक्का देकर आगे निकल जाती है। तब एक आदमी को सरला पर तरस आ जाता है और वो उसे खाना लाकर देता है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपके बच्चों की उम्र लंबी करे। बुरा मत मानना, लेकिन यहाँ पूरा पूरा दिन लोगों की मिन्नतें करने से तो अच्छा है कि तुम कोई काम धंधा कर लो। कुछ तो तुम्हें आता ही होगा करना।
अरे भाई, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, ये सब तो औरतों को आता ही है। सिलाई कढ़ाई? नहीं नहीं, वो तो मुझे नहीं आती। पर हाँ, मुझे चूड़ियाँ बनानी आती हैं। क्या कहा तुमने? हाँ तुम्हें चूड़ियां बनानी आती हैं? हाँ। अरे वाह! और फिर भी तुम यहाँ बैठकर भीख मांग रही हो। सुनो, मैं चूड़ियों का व्यापार करता हूँ। अगर तुम चूड़ियां बनाना जानती हो तो क्यों ना तुम मेरी फैक्ट्री में आकर काम करो। ये सुनकर सरला बहुत खुश होती है। क्या क्या सच कह रहे हैं आप? मुझे काम दे रहे हैं? मैं बहुत दिल लगाकर काम करूंगी, बहुत दिल लगाकर। सच बताओ, तुमने मुझसे सच तो कहा है ना? तुम सचमुच में चूड़ियां बनाना जानती हो ना? क्योंकि चूड़ियां बनाना इतना भी आसान नहीं है। गर्म भट्टी के सामने बैठकर पिघलते हुए कांच को सांचे में डालना। हाँ हाँ, मुझे आता है काम। मैंने बचपन से अपने पिताजी के साथ यही काम किया है। ये तो किस्मत की मार थी जो मुझे यहाँ बैठना पड़ा। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो ठीक है, कल बड़े बाजार आ जाना और वहां पर किसी से भी पूछ लेना, सुंदरलाल चूड़ी वाला कहाँ पर है। सरला बहुत खुश होती है। अगले दिन सुबह वो अपनी पड़ोसन के पास बच्चों को छोड़कर बड़े बाजार जाती है। वहां वो सुंदरलाल का पता पूछती है तो एक आदमी उसकी फैक्ट्री के बारे में बताता है। उसकी फैक्ट्री में पहले से ही 3 लोग काम कर रहे थे। एक औरत को वहां पर आया हुआ देखकर तीनों हैरान थे। अरे आओ आओ, तुम्हारा नाम तो मैं पूछना भूल ही गया। जी, मेरा नाम सरला है। सरला? हाँ। वाह, अच्छा सुनो सरला, जी। ये तीनों यहाँ पर चूड़ी बनाने का काम करते हैं। अच्छा। तुम्हें भी इन्हीं लोगों के साथ मिलकर ये काम करना है। ठीक है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो ठीक है, तुम बुरा मत मानना, लेकिन मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि तुम्हें ये काम आता भी है या नहीं। सरला अपनी साड़ी के पल्ले को ठीक करते हुए भट्टी के पास जाती है। वहां पर वो कांच को पिघलाती है, फिर चूड़ी बनाने के सांचे में उसे डालती है और चूड़ियां तैयार करने लगती है। सुंदरलाल उसे काम पर रख लेता है। अब रोज सुबह सरला वहां जाकर चूड़ी बनाने का काम करती है। कभी कभी तेज जलती हुई भट्टी से आग की लपटें उसके चेहरे और हाथों को झुलसाती हैं, तो कभी गर्म कांच उसके हाथों को छू जाता। लेकिन वो तब भी खुश थी, क्योंकि अब वो थोड़े पैसे कमा रही थी, जिससे वो अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकती थी। वो अपने दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा देती है। एक दिन सुबह, माँ, हमारी टीचर कह रही थी कि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, इसलिए हम सबको हरे रंग का स्वेटर खरीदना है। ठीक है बेटा, अगले महीने मैं स्वेटर ले लूंगी। अभी तो सर्दियाँ शुरू होने में काफी समय है। माँ, टीचर ने इसलिए बोला क्योंकि हम दोनों को नहीं पता था ना कि हमारे स्वेटर का रंग हरा है। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने सुन लिया है। चलो, अब देर हो रही है, तुम दोनों स्कूल जाओ। और हाँ सुनो, दिल लगाकर मेहनत करना। सरला के दोनों जुड़वा बच्चे खुशी खुशी स्कूल चले जाते हैं। स्वेटर का सुनकर सरला भी सोच में पड़ जाती है। वो तो भूल ही गई थी कि सर्दियां आने वाली हैं। उसके बच्चों के पास ना तो स्कूल का स्वेटर था और ना ही घर में पहनने के लिए गर्म कपड़े। सुंदरलाल भैया की मदद से मैं कम से कम पैसे तो कमा रही हूँ, लेकिन उतने नहीं हैं कि मैं सारा घर का खर्चा अकेली उठा सकूं। घर के किराए के बाद से बचता ही क्या है। और तीज का त्योहार भी तो आने वाला है। जब वो फैक्ट्री जाती है तो सुंदरलाल से मिलती है। भैया, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहो, क्या कहना है? लेकिन देखो सरला, पैसे बढ़ाने की बात अभी मत करना। नहीं नहीं भैया, वो बात करने के लिए मैं नहीं आई हूँ। भैया, मैं तो बस आपसे ये कह रही थी कि आप तो थोक के भाव में चूड़ियाँ आगे बेच देते हैं। क्या कुछ चूड़ियाँ मुझे मिल जाएंगी जो मैं बाजार में बेच दूं? इतवार का दिन यहाँ छुट्टी होती है और इतवार वाले दिन ही बाजार भी लगता है। देखो सरला, मैं नरम दिल जरूर हूं, लेकिन इतना ज्यादा मदद की उम्मीद मेरे से मत रखो। अगर तुम्हें चूड़ियां बेचनी है तो मैं पहले चूड़ियों के दाम लूंगा। हाँ, तुम्हें 1-2 रुपया सस्ते में दे दूंगा। मुझे मंजूर है भैया,
फिर सरला सुंदरलाल से चूड़ियां लेती है और इतवार के दिन बाजार में शाम को चूड़ियों की दुकान लगा लेती है। सरला एक औरत थी और वो जानती थी कि औरतों को किस तरह की चूड़ियां सबसे ज्यादा भाती हैं। रंग बिरंगी चूड़ियां रोशनी में चमक रही थीं। औरतों का ध्यान जल्दी ही चूड़ियों पर चला जाता है। ये लाल चूड़ियां कैसे दी? 24 रुपए दर्जन। और वो नीली चूड़ियां? हाँ, वही दिखाओ ना। वो बड़ा अच्छा काम है चूड़ियों पर तो। ये कितने की है? ये 50 रुपए दर्जन है। सरला ने चूड़ियों के दाम थोड़ा कम करके बताए ताकि उसकी चूड़ियां बिक सकें, और फिर जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सस्ते दामों की चूड़ियां देखकर जल्दी ही औरतों की भीड़ वहां पर लग गई। सच में बहन, चूड़ियों में तो आग लगी पड़ी है। पता नहीं कैसे इतनी सस्ती चूड़ियां यहाँ कैसे मिल गईं। जरा धीरे बोल, अगर उसने सुन लिया तो दाम बढ़ा देगी। कुछ भी कहो, चूड़ियों के डिजाइन बड़े सुंदर हैं इसके पास। इस बार तो मेरी इच्छा पूरी हो गई। हर बार सोचती थी कि चूड़ियों से हाथ भर लूंगी, लेकिन इतनी महंगी होती थी कि खरीदी नहीं जाती थी। इस बार तो मेरी माँ की मुराद पूरी हो गई है। सभी औरतें जल्दी जल्दी सरला से चूड़ियां खरीद लेती हैं और बाजार उठने तक सरला के पास कुछ एक ही चूड़ियां बची हुई थीं। ये देखकर सरला बहुत खुश होती है। अच्छा हुआ मुझे ये ख्याल आ गया, तीज का त्योहार है और चूड़ियां भी बिक रही हैं। कल सुबह मैं और चूड़ियां ले लूंगी। इससे जो भी सुंदरलाल भैया का बनता है वो मैं उनको दे दूंगी। यही सोचकर सरला घर आती है। दोनों बच्चे भूखे प्यासे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। अरे, तुम दोनों अभी तक भूखे बैठे हो? रुको, मैं जल्दी जल्दी कुछ बना देती हूँ। अगली बार तुम दोनों को बाजार लेकर जाऊंगी। मेरी भी मदद हो जाएगी और तुम अकेले भी नहीं रहोगे। माँ, तुम बाजार में क्या कर रही थी? बेटा, मैं वहाँ पर चूड़ियाँ बेच रही थी। माँ, वही चूड़ियाँ जो आप बनाती हैं? हाँ, वही चूड़ियाँ जो मैं सुंदरलाल भैया की फैक्ट्री में बनाती हूँ। मैंने उनसे कुछ चूड़ियाँ ले ली थी जिन्हें मैं बाजार में बेच रही हूँ। माँ, क्या वो चूड़ियाँ घर पर नहीं बन सकती? आप घर पर भी तो चूड़ियाँ बनाकर बेच सकती हैं। हम भी आपकी मदद करेंगे। अपनी बेटी की बात सुनकर सरला थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। वो अपने बच्चों को खाना बनाकर खिलाती है और फिर अपनी बेटी की बात को सोचने लगती है। गुड़िया ठीक ही तो कह रही है। जो मेहनत मैं फैक्ट्री में जाकर करती हूँ, उतनी मेहनत अगर मैं घर पर करूँ तो मुझे चूड़ियाँ खरीदनी नहीं पड़ेंगी और मुझे दाम भी अच्छे मिलेंगे। बाबा के साथ जब मैं जाती थी तो मुझे भी पता है कि कच्चा माल कहाँ से मिलता है। सरला सोच लेती है कि वो अपने हाथों से खुद घर पर चूड़ियाँ बनाएगी और उन्हीं को बेचेगी। कुछ दिन वो फैक्ट्री जाती है, सुंदरलाल से चूड़ियाँ खरीदकर इतवार बाजार में बेचती है। फिर वो कुछ पैसे इकट्ठे करके एक दिन कच्चा माल खरीद कर ले आती है। एक भट्टी घर में ही तैयार करती है और खुद अपने हाथों से चूड़ियाँ तैयार करके वो बाजार में बेचने जाती है। अब उसे ज्यादा मुनाफा हो रहा था। वो घर पर रहकर बच्चों का भी ध्यान रख रही थी और चूड़ियाँ बनाकर बेच भी रही थी। जल्दी ही उसकी माली हालत अच्छी होने लगती है। अब सरला बहुत खुश थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से खुद को मजबूत बना लिया है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रामू अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहता था। उसके पास एक छोटा सा सेब का बगीचा था जिसकी वह बड़े चाव से देखभाल करता था। वह अपने बगीचे के सेबों को पास के एक शहर में बेचने के लिए ले जाता था और उन सेबों को बेचने के बाद जो पैसे उसको मिलते थे उससे उसका गुजारा चलता था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया उसके सेब के पेड़ खराब होने लगे। पेड़ों पर लगे सभी फलों पर दाग धब्बे लगने लगे जिससे उसके फल को कोई नहीं खरीदता था। जब भी वह किसी फल के व्यापारी के पास जाता तो वो उसके फल नहीं खरीदता और कहता, अरे इतने गंदे और दाग धब्बे वाले फल कहाँ से ले आए तुम? कोई नहीं खरीदना चाहेगा ऐसे सेब। मुझे नहीं चाहिए ये फल। रामू उसको अपने सेब बेचने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं भैया, आप सेब को खाकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट हैं। अरे तुम्हारे सेब कितने गंदे हैं, इतने गंदे सेबों को खरीदेगा कौन? और जब ये सेब दिखने में ही इतने खराब हैं तो खाने में तो खराब होंगे ही ना। नहीं मुझे नहीं चाहिए ये फल।
चलो चलो निकलो यहाँ से, कहीं और जाकर बेचो ये सड़े हुए सेब। रामू शहर के सभी फल व्यापारियों के पास जाता है, पर उससे कोई भी फल नहीं लेता और कहता है कि उसके सेब बहुत ही खराब हैं और कोई भी उसके फलों को नहीं खरीदेगा, तुम किसी और को बेचो। इस तरह से निराश होकर रामू अपने गांव वापस आ जाता है। अब तो ये रोज का हो गया था। वह रोज शहर जाता और बिना सेब बेचे वापस आ जाता। कोई भी उसके सेब नहीं खरीदता था। उसके सेब पड़े पड़े ऐसे ही सड़ने लगे, जिनको देखकर रामू को बहुत दुख होने लगा और धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी सब खत्म होने लगी और वह बहुत ही गरीब हो गया। उस पर बहुत सारा कर्जा भी हो गया था। अब तो कर्जदारों ने उसके घर का सामान उठाना भी शुरू कर दिया ताकि वह अपने कर्जे की रकम को वसूल कर सकें। उन्हीं कर्जदारों में से एक था एक जमींदार। जमींदार के पास एक बहुत बड़ा सेब का बगीचा था। जमींदार बहुत ही ज्यादा लालची था। जमींदार के बाग के सेब बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते थे, जिस कारण से सब व्यापारी और ग्राहक उससे ही सेब खरीदते थे। इसी वजह से वह अपने सेबों को बहुत ऊंचे दाम में बेचता था। जमींदार को रामू का गांव में रहना पसंद नहीं था, क्योंकि बहुत समय पहले रामू के पिता ने जमींदार के खिलाफ शिकायत कर दी थी। तब से जमींदार रामू और उसके परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और रामू की यह हालत देखकर वह मन ही मन बहुत खुश होता है। रामू, मैंने सुना है तुम पर बहुत सारा कर्ज हो गया है और अब तुम्हारे सेब के पेड़ भी खराब हो गए हैं। तुम्हारे पास और कुछ नहीं बचा करने को। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम वो काम करते हो तो तुम्हारा कर्जा भी उतर जाएगा और तुम गरीब भी नहीं रहोगे। अगर तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। मेरी दुकान पर काम करने से तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा, वरना तुमको सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगा। जमींदार को हंसता हुआ देखकर रामू को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ जमींदार, तुझे तेरे पैसों पर बहुत घमंड है ना। देखना, एक दिन मैं तुझे अमीर बनकर दिखाऊंगा और तेरे इस घमंड को चूर चूर करूंगा। तुझ जैसे लालची इंसान के यहाँ काम करने से तो अच्छा है कि मैं सड़क पर ही रहूं। रामू की यह बात सुनकर जमींदार को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगा, बेवकूफ, मैं तो यहाँ तेरे भले की बात करने आया था, पर लगता है तुझको समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूं तू मुझसे बड़ा अमीर कैसे बनता है। सुन, तेरे पास कर्ज उतारने के लिए 1 महीने का समय है। अगर इस 1 महीने के अंदर अंदर तूने मेरा कर्जा नहीं उतारा तो मैं तेरा ये घर और घर का सारा सामान सब बेच दूंगा और अपना कर्जा वसूल कर लूंगा। ध्यान रखना मेरी बात को। सिर्फ 1 महीने का वक्त है तेरे पास। इतना कहकर जमींदार गुस्से में रामू के घर से निकल जाता है। जमींदार के जाने के बाद रामू दुखी होकर अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अब हम कैसे सबका कर्ज उतारेंगे? मुझे तो अब कोई भी कर्ज नहीं दे रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूंगा। अब क्या करेंगे हम? अगर मैंने कर्जा नहीं चुकाया तो ये लालची जमींदार हमारे घर को बेच देगा और हमारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ उसको प्यार से समझाती है और कहती है, बेटा, तुमको हार नहीं माननी चाहिए। तुम शहर जाकर एक बार कोशिश क्यों नहीं करते हो? क्या पता वहां से कोई रास्ता मिल जाए तुमको और हम उस लालची जमींदार का कर्जा भी उतार पाएं। अपनी माँ की यह बात सुनकर रामू निश्चय करता है कि वह शहर जाकर किसी से कुछ मदद मांगेगा। क्या पता कोई मदद मिल जाए। अगले दिन वह सुबह उठकर शहर की तरफ निकल जाता है। वह वहां पहुंचकर वहां के व्यापारियों से बात करता है और उनसे कुछ पैसे उधार मांगता, पर वहां कोई उसको जानता नहीं था और किसी अनजान आदमी को कोई भी कर्जा नहीं देना चाहता, जिस वजह से उसको भी कर्जा नहीं मिलता। वह पूरा दिन यहाँ वहां भटकता है, पर कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता। थक हार कर दुखी मन से वह घर वापस की तरफ चल देता है। जब वह घर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसको सड़क पर एक साधु बाबा गिरे हुए दिखते हैं। वह दौड़कर वहां जाता है और देखता है कि वह बेहोश हो गए हैं। वह उनको होश में लाने की कोशिश करता है, पर जब साधु बाबा को होश नहीं आता तो वह तुरंत अपने थैले में से पानी निकालता है और कुछ छींटे साधु बाबा के मुंह पर मारता है, जिससे साधु बाबा को होश आ जाता है।
जैसे ही साधु बाबा को होश आता है तो वह कहते हैं, साधु बाबा, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम मुझे बहुत ही भले इंसान लगते हो। आज तुमने एक साधु की मदद की है। बता बेटा, तुझे क्या चाहिए? नहीं बाबा जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। बस आप मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरा सारा कर्ज उतर जाए और मेरी गरीबी दूर हो जाए। रामू की ये बात सुनकर साधु बाबा ने अपनी पोटली में से एक सुनहरा और चमकता हुआ एक बीज निकाला और उस बीज को रामू को दे दिया और कहा, बेटा ये बीज लो। ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये एक जादुई बीज है। हाँ, ध्यान रहे, इस बीज को बोते समय तुम जिस भी फल का नाम लोगे ये उसी फल का पेड़ बन जाएगा। ये सब बातें बोलकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। रामू उस चमकीले बीज को देखता है और सोचता है, क्या सच में ये एक जादुई बीज है? रामू ने बीज को अपने थैले में रखा और वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। अपने घर पहुंचकर उसने जादुई बीज वाली बात अपनी माँ से बताई और अगले दिन उस जादुई बीज को उसने अपने बगीचे में बो दिया। और जैसा साधु बाबा ने कहा था कि बीज बोते समय जिस भी फल का नाम लोगे उसी फल के पेड़ बनेंगे, तो रामू ने बीज बोते समय सेब के फल का नाम लिया। रामू ने उस बीज की अच्छे से देखभाल करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते 2 दिनों के अंदर वह बीज एक पौधे में बदल गया। तीसरे दिन जब रामू बगीचे में पहुंचा तो वह ये देखकर खुश हो गया और बोला, ये तो सचमुच में एक जादुई बीज था। साधु बाबा ने सच ही बोला था। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वह एक सेब का पेड़ बन गया और बहुत सारे फल आ गए। उस पेड़ पर फल देखने में बहुत चमकीले थे। रामू ने जब एक सेब के फल को खाने के लिए तोड़ा तो उसने देखा यह कोई साधारण फल नहीं है, यह तो पूरा सोने का फल है। यह देखकर पहले तो उसे बहुत हैरानी हुई और वह मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। वह तुरंत शहर जाता है और उस फल को बेच देता है। उसको उस सोने के सेब के बदले बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिनको देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि इतने पैसे तो पूरे साल भर में भी वह नहीं कमा सकता था। अब मुझे अपना सब कर्ज चुका देना चाहिए। और यही सोचता हुआ वह जमींदार के घर जाता है और जमींदार को कर्ज के सारे पैसे चुका देता है। जमींदार को बड़ी हैरानी हुई कि रामू ने इतनी जल्दी मेरा कर्जा कैसे उतार दिया। फिर वह सोचने लगा, चलो अच्छा हुआ, मुझे क्या, मुझे तो मेरा पूरा पैसा मिल गया। धीरे धीरे रामू सोने के सेबों को बेचकर अमीर होता गया और गांव का अमीर आदमी बन गया। उन पैसों से उसने अपने लिए नया घर, नई गाड़ी और शहर में कई सारी दुकानें खोल ली। जब ये बात जमींदार को पता चली तो यह देखकर जमींदार को बहुत हैरानी हुई। ये रामू तो सड़क पर आने वाला था। इसके सिर पर तो बहुत सारा कर्जा था, पर अब इसके पास कहां से इतने पैसे आ गए? मुझको लगता है इसको कहीं से कोई खजाना मिल गया है। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि क्या चक्कर है और कहां से आए इस रामू के पास इतने पैसे। दूसरी तरफ रामू जानता था कि जमींदार उसके सोने के पेड़ के पास जरूर आएगा और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसीलिए रामू ने पेड़ के पास जाल बिछा दिया था ताकि अगर जमींदार वहां आए तो जाल में फंस जाए और मेरे पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। पर जमींदार ये बात नहीं जानता था कि रामू ने वहां पहले से ही जाल बिछा रखा है। वह चुपचाप रामू के बगीचे में जाता है और देखता है कि वहां पर तो सोने के सेब वाला पेड़ है, जिसे देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। अच्छा, तो ये राज है इस रामू के अमीर होने का। अभी मजा चखाता हूं इसको। आज मैं इसके सारे सेब ही गायब कर दूंगा। ये बोलकर वह जैसे ही पेड़ की तरफ जाता है वहां बिछाए जाल में फंस जाता है। वह घबरा जाता है और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। जमींदार की आवाज सुनकर रामू वहां आ जाता। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे, इसीलिए मैंने पहले से ही यहाँ ये जाल बिछा दिया था। और देखो, अब तुम पकड़े गए हो।
मुझे माफ कर दो रामू, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। कृपा करके मुझे इस जाल से बाहर निकालो रामू। नहीं नहीं, तुमको माफी नहीं मिलेगी, तुमको इसके लिए सजा मिलनी ही चाहिए। इतने में वहां पुलिस आ जाती है और जमींदार को चोरी के आरोप में पकड़कर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। और इस तरह रामू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसकी सारी गरीबी दूर हो गई थी और साथ ही साथ वह अपने गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। रामू गांव में अपनी मां के साथ एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगा। जादुई सोने की मुर्गी। सूरज और प्रकाश बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब दोनों बड़े हो चुके थे। सूरज और प्रकाश की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे कि सूरज आया तो प्रकाश कहाँ रह गया और प्रकाश आया तो सूरज क्यों नहीं आया। सूरज एक अमीर घर का लड़का था और प्रकाश गरीब घर का लड़का था। यूं कहिए कि सूरज के पास ही प्रकाश नौकरी करता था। सूरज का एक बड़ा मुर्गी फार्म हाउस था जिसकी पूरी देखभाल प्रकाश करता था और प्रकाश को मुर्गियों की बोली भी आती थी। सूरज अपने फार्म हाउस पर आता है और प्रकाश से बोलता है, प्रकाश मेरे दोस्त, जब भी यहाँ आता हूँ मुझे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती। तुम अपना काम बहुत अच्छे से करते हो और ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। सूरज, तू मेरा दोस्त है और मैं इस काम को बड़ी खुशी से करता हूँ। तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है, मेरा जिगरी दोस्त। और दोनों बैठकर हंसी मजाक और अपने बचपन के दिनों की बातें करने लगते हैं। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। सूरज की पत्नी का नाम सोनिया होता है और प्रकाश की पत्नी का नाम सुलेखा होता है। सोनिया एक अमीर घर की लड़की है और उसे गरीब लोग पसंद नहीं थे और इसीलिए उसे प्रकाश भी पसंद नहीं था। सुलेखा एक बहुत सीधी सादी लड़की है। सूरज, तुम अपने दोस्त प्रकाश पर इतना भरोसा कैसे करते हो? हम बचपन के दोस्त हैं और फिर बाद में उसने मेरे साथ काम करना शुरू किया। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वह बहुत अच्छा लड़का है और बहुत ईमानदारी से अपना काम भी करता है। ऐसे ईमानदार दोस्त बहुत देखे हैं। तुम भी ना ऐसे ही भरोसा कर लेते हो सब पर। क्या बात है सोनिया, तुम आज कैसी बातें कर रही हो? क्या तुमने कुछ देखा है? नहीं, बस मुझे तो उसे देखकर लगता है कि बड़ा चालाक आदमी है। कितनी सफाई से वो तुम्हारा उल्लू बनाता है। क्या पता वो पूरे अंडे भी तुम तक पहुंचाता है या नहीं। तुम खामखा परेशान हो रही हो। प्रकाश ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रहने दो, मैंने जो देखा वही बोला। देखा नहीं, इतने कम पैसों में क्या किसी के इतने ठाठ होते हैं क्या? ऐसा बोल के कि वो किचन में चली जाती है और सूरज सोच में पड़ जाता है। उधर प्रकाश की पत्नी सुलेखा प्रकाश को बोलती है, प्रकाश, आप बहुत अच्छे हो। आप अपने दोस्त के साथ कितनी ईमानदारी से काम करते हो। मैंने देखा है कि तुम हर वक्त उस मुर्गी फार्म में ही लगे रहते हो और आप मुर्गियों से बातें करते हो। क्या क्या सच में आप उनकी बोली समझते हो? कैसी बात करती है तू? मैं सच में उसकी बोली जानता हूँ और जब मैं बहुत परेशान होता हूँ तो मैं उन्हीं से बातें करता हूँ। वो सूरज तो मेरा जिगरी दोस्त है। मैं उसके साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। सुलेखा, सूरज का परसों जन्मदिन है तो उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाना। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार उसको जन्मदिन पर कोई गिफ्ट दूं। सूरज के जन्मदिन वाले दिन प्रकाश सुबह से लेकर शाम तक सूरज का इंतजार करता है, पर वो ना तो उसे फोन करता है और ना ही उससे मिलने आता है। प्रकाश सोचता है कि शायद वो बिजी होगा। क्या हुआ अगर मैं बिन बुलाए अपने दोस्त के घर चला जाऊं? प्रकाश फिर सुलेखा को बोलता है, सुलेखा, शायद सूरज भूल गया मुझे बुलाना। कोई बात नहीं, तुमने जो उसके लिए गिफ्ट बनाया है वो मुझे दे दो। मैं उसके घर जाकर उसको दे आता हूँ। आज सूरज भैया कैसे भूल गए आपको बुलाना? अरे वह बिजी होगा जरूर। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मुझे अपने जन्मदिन पर ना बुलाए। अरे सूरज, आज प्रकाश नहीं आया, तूने उसे नहीं बुलाया अपने जन्मदिन पर? अरे भाई साहब, क्या बताएं, पता नहीं इन्होंने कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं। अब आप ही बताओ, क्या हमारे जैसे अमीर लोगों के बीच में बैठने जैसी औकात है उसकी? हाँ भाभी, कह तो आप ठीक ही रही हैं। यह बात तो हमें भी बहुत खटकती थी, पर वह सूरज का दोस्त है इसलिए हम कभी कुछ कहते नहीं थे।
अच्छा खत्म करो इस टॉपिक को, मुझे भी अच्छा नहीं लगता उसके साथ रहना, पर क्या करूं, वो मेरा दोस्त है। आज कहाँ रह गया तेरा वो गरीब जिगरी दोस्त? मैंने उसे बुलाया ही नहीं, मुझे भी लगा तुम लोगों के बीच उसे क्या बुलाऊं। बाहर प्रकाश सारी बातें सुन रहा होता है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो वहां से चला जाता है। रास्ते में मुर्गी फार्म पड़ता है तो वो मुर्गियों के पास जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। प्रकाश, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? आज मेरे दोस्त ने मेरे लिए बुरा बोला। मुझे तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि सूरज मेरे बारे में ऐसा सोचता था। अब मैं उसके यहाँ काम नहीं करूँगा। और फिर प्रकाश मुर्गी से सारी बातें बता देता है जो वो सूरज के घर सुनकर आया होता है। प्रकाश की बातें सुनकर मुर्गी उसे बोलती है, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ काम नहीं करूंगा, यह तो पक्का हो गया, पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें देखा है, तुम अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हो। प्रकाश, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बोलो। तुम्हें शायद मेरी बात पर यकीन ना हो, पर जो गांव के पास पीपल का पेड़ है ना, उसके पास जो एक टूटा फूटा घर है, उसके अंदर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। तुम वहां जाओ और उस बॉक्स में से एक बड़ा सा अंडा निकलेगा, उसे लेकर उसे 3 बार चूमना। फिर उसमें से एक जादुई सोने की मुर्गी निकलेगी। वो तुमसे जो बोले तुम वही करना। यह तुम क्या कह रही हो? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो क्या मैं अभी जाऊं? हाँ, तुम अभी जाओ, रात का समय है, वहाँ कोई होगा भी नहीं। तुम जाकर वह बॉक्स खोलो। और फिर प्रकाश वहां से उस पीपल के पास वाली टूटी फूटी झोंपड़ी में जाता है। झोंपड़ी के अंदर सब कुछ टूटा फूटा पड़ा होता है। वहीं कोने में एक बॉक्स रखा होता है। प्रकाश बॉक्स को खोलता है, उसमें से एक अंडा निकलता है और प्रकाश उसको 3 बारी चूमता है। प्रकाश के चूमते ही उस अंडे में से एक जादुई सोने की मुर्गी निकलती है। तुमने मुझे यहाँ से आजाद किया है, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद करूँ? और फिर प्रकाश फार्म हाउस वाली मुर्गी से हुई सारी बात उस मुर्गी को बता देता है। अच्छा, ऐसी बात है तो प्रकाश, तुम एक काम करो, इस बॉक्स को खोलो। इसे खोलते ही इसमें से काफी सारे सोने के सिक्के मिलेंगे, उन्हें अपने पास रख लो। मैं रोज रात को तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी। प्रकाश बॉक्स को खोलता है और वो देखता है कि उसमें काफी सारे सिक्के हैं। वो सिक्के लेकर घर की ओर चला जाता है। बड़ी देर कर दी तुमने, क्या पार्टी बहुत देर तक चली? कैसी पार्टी सुलेखा? वह लोग तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे और जोर जोर से मेरे ऊपर हंस रहे थे। मैं गरीब हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? और ऐसी अमीरी का भी क्या फायदा जो गरीब की गरीबी के ऊपर ऐसे हंसा जाए। और फिर वो सारी बात सुलेखा को बता देता है और जादुई सोने की मुर्गी की भी। अब प्रकाश रोज रात को सोने वाली मुर्गी के पास जाता और वहां से बहुत सारी अशर्फियां लेकर आता। धीरे धीरे प्रकाश अमीर होने लगा। सुरेश, तुमने देखा प्रकाश कितना अमीर हो गया? क्या मैं ना कहती थी कि वो फार्म हाउस से अंडे चुरा चुरा कर पैसे इकट्ठे कर रहा है? हाँ, बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। रात को सूरज प्रकाश को पीपल के पास वाली झोंपड़ी में जाते हुए देख लेता है। बाहर से वो देखता है कि प्रकाश अंदर बॉक्स में काफी सारी अशरफियां ले रहा है और एक सोने की मुर्गी वहां पर बैठी हुई है। अरे, इसके पास तो सोने की मुर्गी है। अच्छा, तो यहाँ से इतना सोना ले जाकर ये अमीर बन गया। घर आकर वो सोनिया को सारी बात बताता है। सोनिया के मन में लालच आ जाता है और वो सूरज के साथ एक योजना बनाती है कि कल रात को वो लोग उस मुर्गी को उठाकर घर ले आएंगे। अगली रात दोनों चुपके से उस झोंपड़ी के अंदर जाते हैं और बॉक्स खोलते हैं। जादुई सोने की मुर्गी बाहर आती है, पर वो सोनिया और सूरज को देखकर हैरान हो जाती है कि ये कौन लोग हैं। इतने में प्रकाश भी वहां आ जाता है। प्रकाश, मैं तुझ पर इतना भरोसा करता था, पर तूने ये वाली बात मुझसे क्यों छुपाई? हाँ सूरज, मैंने देखा कि तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो। अपने जन्मदिन पर तू अपने अमीर दोस्तों के साथ बैठकर
मेरी खुददारी और मेरी गरीबी का मजाक बना रहा था। तो क्या गलत बोल रहा था? देख तेरी धोखेबाजी। बता ये सोने की मुर्गी कहाँ से आई? और ऐसा बोलकर सूरज जादुई सोने की मुर्गी को पकड़ने लगा, पर सोने की मुर्गी अचानक से बहुत बड़ी बन गई और सूरज के सर पर चोट मारने लगी, जिससे उसके सर से खून निकलने लगा। भाग जा यहाँ से, वरना मैं तेरा और तेरी बीवी का वही हश्र करूंगी कि तुम किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाओगे। तुम लालची लोग, तुम किसी को कुछ नहीं समझते। बस करो, इनको इतनी सजा मिल गई, यही बहुत है। अब इनको अपनी गलती समझ में आ गई होगी। फिर सोनिया और सूरज वहां से भाग जाते हैं। प्रकाश जादुई सोने की मुर्गी से बोलता है, इन लोगों ने तुम्हें देख लिया, अब और लोगों को भी बताएंगे। इस तरह सब लोग आकर तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ, जहाँ पर तुम जाना चाहो। प्रकाश, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हें ये सोने के सिक्के कैसे दूंगी? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अब तक ये सब देने के लिए। लेकिन अब मेरे पास बहुत धन है और मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। अब तुम ये किसी और जरूरतमंद इंसान को दे सकती हो। तुम बहुत अच्छे हो प्रकाश, तुम सबकी परेशानी समझते हो। हाँ, मैं यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मुझे सच्चे मन से बुला लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सोने की मुर्गी वहां से चली जाती है और प्रकाश भी वहां से चला जाता है। प्रकाश अब मेहनत से अपना काम करता था। उसने बहुत तरक्की की और उसने वहां पर बहुत नाम कमाया। वो गरीबों की भी बहुत मदद करता था। प्रकाश ने आज भी उन मुर्गियों को अपने साथ रखा हुआ था और हर रोज शाम को उनके साथ बातें भी किया करता था।